सोनम के सामने ही राजा का मर्डर हुआ था। शादी के बाद जब सोनम शिलोंग जाती है हनीमून पे, प्लान भी उसी का था। उसने अपनी मर्जी से टिकट करवाए थे बिना राजा को बताए, क्योंकि उसकी तो प्लानिंग ही मर्डर की थी। उसके बाद क्या किया उसने, बकायदा जो जानकारियां आ रही हैं वो आपके साथ हम साझा करते हैं डिटेल में। वो मर्डर करवाती है 23 तारीख को, लोकेशन भी शेयर करती है, मिलती भी है, सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है। और कुछ और मजेदार डिटेल्स आपको देते हैं। देखिए, मेघालय बहुत छोटा स्टेट है, 29 लाख की आबादी है और सिर्फ 11,000 के करीब पुलिस वाले हैं। अब सोनम के पिता और भाई ने मेघालय पुलिस को हमेशा से कहा कि ये गलत थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पूरे 50 किलोमीटर के एरिया को वहां की पुलिस ने ट्रेस किया बकायदा और सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। और वहां पर इन स्पेसिफिक कुछ ही लड़कों को बार बार देखा जा रहा था। उनकी मूवमेंट्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस लिए हुए थी और फिर सोनम भी उनके साथ नजर आती है। और यहां से मेघालय पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और एमपी तक पहुंच जाती है, क्योंकि इन लड़कों का सुराग एमपी में मिला। सोनम ने मर्डर के बाद फोन तोड़ दिया था। जिस भी सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम दिख रहे थे, उनके आसपास 3 लड़के भी नजर आ रहे थे, क्योंकि सोनम लोकेशन शेयर कर रही थी। पुलिस ने एरिया के सभी एक्टिव नंबरों की जांच की। और राहुल करैया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, अब ये इंफॉर्मेशन आई है कि मर्डर के बाद वापस सोनम इंदौर आई थी और किराए के मकान में रही, और फिर वहां से जब ये लोग अरेस्ट हो गए तो लगा कि अब कहीं मैं भी पकड़ी जाऊंगी, तो फिर यूपी मूव कर लिया। वहां पे क्या डिटेल्स थोड़ा साझा कीजिएगा। देखिए जीनत, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, वो पूरी प्लानिंग जो है, ये शादी के समय ही, शादी के कुछ दिन बाद ही सोनम द्वारा बना ली गई थी। अब जाके वो पढ़ते शिलांग पुलिस के द्वारा जो तकनीकी साक्ष्य उनको मिल रही है मोबाइल के जरिए, उसके जरिए वो खुलासा कर रही है। और कुल मिला के अगर निचोड़ के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल निकल के आता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ये पूरी प्लानिंग इसने अपने जो प्रेमी है इसका राज, उसके साथ, राज कुशवाहा के साथ की थी। यहाँ से जाके और वहां से उनको पूरे टाइम पूरी प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग के तहत वहां से राजा के जो दोस्त थे, जो साथी लोग थे, उनको वहां पर बुलवाया और वहां पे बुलवा के उसने अपनी प्लानिंग के तहत, पूरे षड्यंत्र के तहत बाकायदा अपने पति राज की हत्या करवाई। और उसके बाद वहां से दबे पांव निकल भी गई और वहां से इंदौर आई। ये देखिए, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है जो आज शिलांग पुलिस ने इसका खुलासा किया है कि ये इंदौर इतने दिन रह के चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि इतना सेंसिटिव इशू, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस, 2-3 मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री निगरानी रख रहे थे, ऐसे समय पर शिलांग पुलिस की नजरों से बच के वो इंदौर तक कैसे आ गई और कैसे वो इंदौर पुलिस से बची रही, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें चूक भी एक नजर आ रही है। हालांकि जो टेक्निकल एविडेंस पुलिस को मिली है, शिलांग पुलिस को, जिसके जरिए ये पूरा खुलासा उन्होंने किया है, अब धीरे धीरे उसकी परतें भी और सामने आ रही हैं। और भी कुछ चीजें अभी शाम तक, देर रात तक और भी कुछ चीजें पूछताछ में निकल के आएगी। अब चूंकि सोनम शिलांग पुलिस के अंडर में है, इंट्रोगेशन चल रहा होगा, उससे पूछताछ जारी है, तो बहुत सारी चीजें अब निकल के आएगी। लेकिन ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर आती है और काफी समय यहाँ पर गुजार कर फिर यहाँ से जाती है, और वो भी उस जगह उसकी अरेस्टिंग होती है जहाँ पे उसका प्रेमी राज का गांव है, जहाँ पे जिस नंदगांव के पास उसका इसमें एक और जानकारी है राहुल, इसमें एक और जानकारी है बकायदा। देखिए, आप वहां से डिटेल तो हमें साझा कर ही रहे हैं। सोनम राज को पहले से जानती थी, वो काम करता था सोनम के पिता के यहाँ पे, ये एक इंफॉर्मेशन आई। और शादी के बाद हनीमून पर जब निकले हैं, उससे पहले ही सोनम ने इन लोगों को मेघालय के लिए भेज दिया था। एक इंफॉर्मेशन है, 50,000 रुपए इन पे खर्च किए गए इनके ट्रैवल पर। 14 मई को तीनों को ट्रेन और सड़क के रास्ते मेघालय के लिए भेजा गया और 21 मई को सोनम अपने पति राजा को लेकर मेघालय पहुंचती है। सोचिए, मतलब पहले उनको वहां भेज दिया। ये ऐसा नहीं लगता, आपने इतने केसेस देखे होंगे, हमने भी इन 10-12 सालों में केसेस देखे, इस तरह का दिमाग, शार्प दिमाग और इतना एडवांस में चलना किसी वेब सीरीज की स्टोरी जैसा लगता है या उससे भी आगे? बिल्कुल जीनत, इस प्लानिंग को लेकर तो कहा जा सकता है कि बहुत ही शार्प प्लानिंग की है। लेकिन
कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी बारीकी से अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं वो परतें खुलती हैं और कहीं ना कहीं वो सामने जरूर आता है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। एक छोटी सी चूक जो थी वो भारी पड़ी और वहां से वो सुराग मिला, और सुराग मिलने के बाद पूरे सभी आरोपी जो हैं इसमें सामने आए हैं। यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं मैं कि जिस दिन जीनत शिलांग पुलिस को गाइड से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनके साथ 3 युवक और थे, उसी दिन से इस मामले की जांच की दिशा बदली और टेक्निकल एविडेंस की तरफ ध्यान गया है इनका, इनके नंबर कलेक्ट करके, और इनके बाद फिर इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा सर्चिंग करके और वहां पे जितने मोबाइल एक्टिव थे उससे इनके नंबर निकाले, क्योंकि ये अपने पर्सनल नंबर यूज नहीं कर रहे थे, सभी ने अपने दूसरे नंबर यूज कर रहे थे। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने एक मोबाइल खरीदा था, छोटा कीपैड। देखिए, क्रिमिनल्स जो है उसको यूज करते थे, और कई बार स्पेशली ये ट्रेन, हमने बहुत सारे केस स्टडीज हैं राहुल, जब क्रिमिनल छोटे कीपैड यूज करते हैं, बहुत इजी नहीं होता उसको ट्रेस करना, और क्राइम करके वो वाया ट्रेन जब मूवमेंट करते हैं तो उसको फेंक देते हैं कहीं पर भी रास्ते में, और सेम इन्होंने किया। इसमें जो हमारी यहाँ पे क्राइम ब्रांच में बात हुई, राजेश दंडोतिया जो डीसीपी क्राइम ब्रांच है, उन्होंने जब शिलांग पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे आए थे उनसे काफी बात करी, और उन्होंने फिर ये इस बात का खुलासा किया था कि 2 नए मोबाइल नंबर थे जो एक्टिव थे, जो नए फ्रेश नंबर थे, लेकिन सोनम का कांटेक्ट उन नए नंबरों पर लगातार जारी था मैसेज के जरिए, और इस तरीके से ये पूरा मामले का भेद खुला। क्योंकि सोनम ने, चाहे वो नए नंबर हो या पुराने हो, सोनम अपने मोबाइल से वहाँ एक्टिव थी, उनको मैसेज कर रही थी, उनको कांटेक्ट कर रही थी। आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा होटल का, तो वहाँ पे भी वह पूरे टाइम अपने मोबाइल पे बिजी नजर आई। ठीक, अब ये सारी चीजें थी, और इन्हीं की वजह से आप रहिए हमारे साथ। कौशल किशोर चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कौशल किशोर जी, इस तरह का केस हमने हाल फिलहाल में बहुत सारे ब्रुटैलिटी से मर्डर के साथ केसेस देखे हैं। हमारे सामने मुस्कान का केस, और फिर एक पूरी सीरीज, ऐसा लगा कोई सीरीज चल रही है, लेकिन ये केस इतना एडवांस जाके सोचना, इतना स्मार्टली, एक ऐसा लग रहा है कोई शतरंज की बाजी खेली जा रही है, एक मोरे को बकायदा एक को बिठाया हुआ है, वो प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रहा है। इसका एनालिसिस कैसे करते हैं आप इस केस का स्पेशली? देखिए, इस केस में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह जब व्यक्ति जो है नकारात्मक अपराध की मानसिकता से आगे बढ़ता है तो वो कितनी प्लानिंग कर सकता है, वो सारी प्लानिंग इस केस में देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये जो अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई एक सबूत छोड़ के जाता है हर निश्चित तौर से, ये अपराध करते समय वो अपराधी सोच नहीं पाता है, और उसकी वजह से ये स्थितियां सामने आती हैं। और ये जिस तरह की जो एक सामाजिक जो गलत संदेश जाता है वो उस तरह से सोनम के केस में जा रहा है पूरा सामने। और जिस तरह से ये प्रचार प्रसार माध्यमों में भी ये नए नए तरीके देखते हैं, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब हैं या जो भी हैं, इन सब में जिस तरह से ये क्या है, अपराधी की सोच वो कितना भी अपने आप को होशियार समझे लेकिन बहुत सीमित होती है। मतलब वो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हम ऐसा करने के बाद अदरस हो जाएंगे या हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये सोनम के केस में भी वही सब हुआ। जिस तरह से पहले दिन अगर सूचना आई थी दोनों के गायब होने की, उस दिन से भी जो पिछले केसेस लगातार अभी हो रहे हैं उनके आधार पे एक कहीं ना कहीं आशंका लग रही थी कि कहीं इसमें खुद सोनम का हाथ तो नहीं है। और आखिरकार जब पूरा मेघालय को उसने टारगेट कर दिया गया, पर्यटन को टारगेट कर दिया गया और पुलिस को चुनौती दे दी गई पूरी तरह से, तो तब एक तरह से राजनीतिक सक्रियता भी आप देखिए इस केस में कहाँ तक थी कि सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है, तो सीबीआई गृह मंत्री तक, केंद्रीय गृह मंत्री तक भी जा रहे हैं तार, और सब तरह से सब लोग सकारात्मक दिशा में सोच के फिर भी ये सोच रहे थे कि कम से कम चलो ठीक है, इसको इन्वॉल्व ना मानते हुए ये मान रहे थे कि सोनम जिंदा बच जाए। लेकिन अंततः पुलिस ने जब पूरी छानबीन की तो वो चीजें सामने आ गई जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट्स हम आपसे लेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे, एनालिसिस भी उतना ही जरूरी हो जाता है। ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री है कि आप सोचते हैरान हो जाएंगे।
अगर नहीं रहना था साथ में, नहीं था कोई रिश्ता, नहीं पसंद थी, तो फिर शादी क्यों की? और की तो आप हनीमून प्लान करते हैं, लेकिन आप मर्डर प्लान करते हैं। कफिल हमारे साथ और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आशुतोष का रुख करते हैं, फिर कफिल आपसे बातचीत करती हूँ। आशुतोष, स्ट्रैटेजिकली पहले आप शादी करते हैं, लेकिन आप हनीमून पे जाने से पहले किलर्स को भेज देते हैं पैसे देके, और 20 लाख रुपए खर्च हुए इस पूरे मर्डर में, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन आई है। 50,000 कैश में, और बाद में कहा गया कि मरवा दो, 20 लाख रुपए दूंगी, मारना ही पड़ेगा, और आंखों के सामने मर्डर। फिर वहां से 2000 किलोमीटर आप गए, और फिर वापस आए आप इंदौर, और फिर जब ये सारे आरोपी पकड़ में आ गए, तब आप भागते हैं बनारस और फिर गाजीपुर। ऐसा केस तो गाजीपुर में भी कभी नहीं आया होगा। आशुतोष, से ले जाया जा चुका है, लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो बिल्कुल जो है एक क्राइम पेट्रोल की कहानी लगती है। सोनम अभी तक ये माना जा रहा था कि मेघालय से सीधा गाजीपुर पहुंची थी, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि मेघालय से अपने पति की हत्या के बाद पहले वो इंदौर पहुंची, उसके बाद वो जो है वाराणसी के रास्ते गाजीपुर आने की उसकी संभावना जताई जा रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यूपी में जो इसका प्रेमी था राज, उसके कुछ लिंक थे, उस लिंक का उसने उपयोग किया, और उसका प्रयास था कि अपनी प्रेमिका को यूपी में कहीं छिपाएं, लेकिन संभवतः जो उनके लिंक थे उन लोगों ने इसको सोनम को अपने घर में रखने से मना कर दिया। उसके बाद सोनम एक ढाबे पर पहुंची और पुलिस ने उसको जो है वहां से रिकवर किया। लेकिन ये जो बात सामने आ रही है, आप अगर किसी से शादी करती हैं साथ और इस तरह खौफनाक आशुतोष, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल भी है कि उसने गाजीपुर को ही क्यों चुना। जब मैं इस केस स्टडी को पढ़ रही थी तो एक इंफॉर्मेशन ये थी कि वो नेपाल भागना चाह रही थी, ताकि मतलब आप सोचिए कोई कितना स्मार्ट है। अब इस केस को समझिए, आप पहले इंदौर से 2000 किलोमीटर जाते हैं मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को चुनते हैं आप, क्योंकि उसकी ज्यादा बात नहीं होती, बहुत कम लोग बात करते हैं, तो आप वो चुनते हैं ताकि आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत आसान नहीं रहेगा, आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। और फिर उसके बाद आप वापस आते हैं, और जब आपके साथी पकड़े जाते हैं तब आप बनारस गाजीपुर पहुंचते हैं। कितनी दूरी है आसपास? नेपाल भागना कितना आसान था वहां से? जी बिल्कुल, ये बहुत आसान था, क्योंकि वाराणसी से गोरखपुर के लिए और नेपाल का बॉर्डर सुनौली है। हाँ। वहां से रोडवेज की बसें बहुत अधिक संख्या में चलती हैं, और ये पूरी रात बसों का संचालन होता है। और रात को 1 बजे ये ढाबे पहुंची थी, तो ये संभावना जताई जा रही है कि वाराणसी से इसने बस ली हो और सोनौली बॉर्डर के लिए निकली हो, लेकिन रास्ते में जो है किसी वजह से वो नंदगंज में उतरी और एक ढाबे पे पहुंची। आगे या तो जो है आगे जाने के लिए उसके बाद पैसे न बचे, कि जिस हालत में सोनम मिली है यहाँ पे पुलिस को, उसके पास वो तस्वीरें देखी उपलब्ध नहीं था। लेकिन वो तो स्ट्रैटेजी का पार्ट था। आप रहिए, कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, फोन को ये जो जानकारी आई कि मर्डर के बाद वहीं पर ही डिस्पोज कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, और फिर वो बस में बैठती है, ट्रेन लेती है, इंदौर पहुंचती है, और फिर वहां जब साथी पकड़े जाते हैं तो गाजीपुर भागती है, और वहां से बनारस की नेपाल की प्लानिंग थी। तो अपने आप को पीड़ित दिखाना, कल तक ये कहना कि मैं बेकसूर हूं, मैंने नहीं किया, मुझे तो अगवा कर लिया गया था। एक वो फोन कॉल जो सोनम ने अपनी फैमिली को किया, उसने पूरा केस सुलझा दिया। कपिल, बिल्कुल, देखिए, जो राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री है लगभग अब वो सुलझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो सोनम थी वो काफ़ी दिन तक लापता थी, तो इस वजह से पुलिस को भी काफ़ी परेशानियां हो रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची, आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो सोनम ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जो प्लान कर रखा था, वो फेल होता हुआ नज़र आया। तो सोनम, बताया जा रहा है, जैसा कि शिवलांग के जो एसपी हैं उनका दावा है कि वो पहले इंदौर गई थी, इंदौर के बाद वो यूपी के गाज़ीपुर पहुंची। तो गाज़ीपुर पहुंचने के बाद जिस तरह से उसने अपने भाई को फ़ोन किया था, भाई ने ढाबा जो चलाता है उससे कहा कि पुलिस को फ़ोन करके बता दिया जाए, पुलिस को बुला लिया जाए, तो ये एक तरह से सरेंडर करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, जब इनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया।
क्योंकि जो सोनम है वो तो फरार होने के पूरा उसने प्लान बनाया था कि वो हत्या करने के बाद फरार हो जाएगी, नेपाल भाग जाएगी, लेकिन वो नेपाल नहीं भाग सकी क्योंकि जो हत्यारोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने भी पुलिस को बहुत चीज़ें बताई होंगी। सोनम के पास कोई अब चारा नहीं बचा था। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उससे तमाम पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से उसने ये पूरी प्री प्लानिंग करके मर्डर किया और एक तरह से कहा जाए ब्रूटली मर्डर है ये, अपने ही पति को इस तरह से उसने मरवाया अपने सामने, और वो हत्यारोपियों के साथ 10 किलोमीटर पहले भी दिखाई पड़ी है सीसीटीवी के आधार पर, जैसा कि वहाँ के एसपी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोनम है वो अपने पति को मारने का पूरा प्लान बना चुकी थी। यही वजह है कि वो मेघालय गई। फिलहाल यूपी वो कैसे पहुंची, किसकी मदद से पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी जानकारी वहां की पुलिस ज़रूर इससे जुटाती होगी कि इसकी मदद किसने की गाज़ीपुर तक पहुंचने की, और गाज़ीपुर पहुंचने के बाद वो कैसे नेपाल जाती जो इसने प्लान बनाया था। तो ये तमाम सवाल हैं जो सोनम अब पुलिस को बताएगी। ठीक कपिल, मुझे कल का अमिताभ यश का यूपी एसटीएफ के चीफ का स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कल कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होगी और हम जो है मेघालय